नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद गंभीर टॉपिक पर। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है राजस्थान के कोटा में कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं की हैं, है ना। और इसी के कारण आज का जो यह विषय है एक गंभीर विषय के तौर पर हम देख सकते हैं। ठीक है, इस विषय से जुड़े हुए जो पहलू हैं उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बच्चों ने आत्महत्याएं क्यों की, इससे जो जुड़े हुए फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स क्या हैं, और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन गतिविधियों से, इन कदमों से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं और इससे संबंधित हर एक पहलू को समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यह जो विषय है, यह विषय GS मेंस में पेपर 1 में सोशल इश्यूज से जुड़ा हुआ विषय है ना। सामाजिक मुद्दे या फिर भारतीय समाज से जुड़ा हुआ यह विषय है और इस कारण से यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो 3 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं वे बिहार से और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वे कोटा में जाकर के और मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। नीट का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपटीशन माना जाता है। तो इसी के लिए ये तैयारी कर रहे थे और इसी तैयारी के दौरान में इन्होंने हाल के समय में आत्महत्याएं कर ली। ठीक है, इनमें से 2 बच्चे बिहार से थे और एक मध्य प्रदेश के शिवपुरी से था। खैर, लेकिन इस संदर्भ में कई सारी स्थितियां हमें अब समझने की आवश्यकता है। ओके, पहली बात तो ये जानने की जरूरत है कि आखिर इन बच्चों की उम्र क्या रही होगी, है ना। और इस तरीके से आत्महत्याएं जो बच्चे करते हैं उनकी उम्र क्या होगी। देखो, हम बात कर रहे हैं कोटा की, और कोटा में ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके से कोई घटना सामने आई है। कोविड-19 महामारी के पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जबकि वहां पर तैयारी करने वाले बच्चे आत्महत्या के शिकार हुए हैं, है ना। इनकी उम्र सामान्य तौर पर 14 से 18 वर्ष के आसपास होती है। ठीक है, और अभी हाल में जिन बच्चों ने आत्महत्याएं की इनकी भी उम्र 16 और 18 वर्ष के ही इर्द गिर्द थी। ठीक है, दूसरी बात, इन पर एक दबाव काम कर रहा होता है ना। कैसा दबाव? तो पारिवारिक दबाव, अपना दबाव और सामाजिक दबाव, है ना। पारिवारिक दबाव किस तरीके से? माता पिता की एक अपेक्षा। इसके अलावा अपना दबाव किस तरीके से? कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं मेडिकल की या फिर इंजीनियरिंग की, वे अपने अपने राज्य में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गांव में तो वे अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हुए होते हैं। 90%, 95% इस तरीके से उनको मार्क्स आया रहता है। लेकिन जब वे प्रतिस्पर्धा में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो फिर जब उन्हें महसूस होता है कि हम अभी पीछे ही हैं अन्य बच्चों की तुलना में, तो एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक आत्मग्लानि की संभावना उनमें घर करने लगती है। और ये सब जो है उनके ऊपर स्ट्रेस के तौर पर सामने आता है। उन पर एक दबाव बनने लगता है कि क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या हम ये प्रतिस्पर्धा क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। ये सभी दबाव उनके ऊपर काम करने लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक दबाव है, सामाजिक दबाव भी प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर उनके ऊपर काम करने लगता है कि अमुक का बच्चा तो क्वालिफाई कर गया, हमारा बच्चा क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। ये एक जो क्वेश्चन मार्क है उनके सामने आने लगता है। ओके, इसके अलावा जो खर्च है ना, रहने का और पढ़ने का, ये खर्च उनके ऊपर एक बर्डन बनता चला जाता है, बोझ बनता चला जाता है ना। माता पिता कई बार कहते हैं कि भाई हमने आपके लिए इतना त्याग किया है, हमें इतनी
कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि आप क्वालिफाई करें और हमारा सामाजिक उत्थान हो, है ना। ये सब जो एक इमोशनल एक जो बातें होती हैं, ये उनके ऊपर दबाव का काम भी करने लगती हैं कई बार, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ जाता है, ठीक है। और रहने और पढ़ने का जो ये खर्च है जो उनको लगातार उठाना पड़ता है, उनके माता पिता को जो उठाना पड़ता है, इसका भी एक नकारात्मक इम्पैक्ट कई बार पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एकाकीपन, है ना। कई बार होता है ये कि ऐसा देखा गया है, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो हाल के समय में ये जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन में, जांच में ये पता चला कि ये बच्चे जहां रह रहे थे, जिस बिल्डिंग में रह रहे थे, जिस हॉस्टल में या पेइंग गेस्ट में रह रहे थे, वहां पर इनको और कोई नहीं जानता था, है ना, या बहुत ही कम लोग जानते थे। यानी कि अपने ही घर में सिमट करके, अपने ही कमरे में सिमट करके रह करके और वो दिन रात अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। तो एक एकाकीपन की जो स्थिति है, ये स्थिति निकलकर सामने आती है, ठीक है ना। और कई बार ये भी देखा गया कि, और इनफैक्ट इनके मामले में तो ये देखा गया कि ये बीते कई समय से क्लास ही नहीं जा रहे थे, है ना, अटेंडेंस इनका लगा ही नहीं था, कोई और व्यक्ति अटेंडेंस इनफैक्ट इनका कर रहा था, है ना। तो इस संदर्भ में ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं समझना, ओके। पांचवी बात यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से अपरिपक्व। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति कम उम्र में है, 14 से 18 वर्ष की उम्र में है, वो अधिक सेंसिटिव हो जाता है और वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इमैच्योर रहता है कि वह ये समझ नहीं पाता कि क्या कदम हमें उठाना चाहिए, क्या निर्णय हमें लेना चाहिए। वह उधेड़-बुन में रहता है कि हम एकदम बच्चे हैं या फिर हम बड़े हैं, है ना। एक कंफ्यूजन उनके मन में चलता रहता है और इसका एक नकारात्मक इम्पैक्ट उनके जीवन में देखने को मिलता है और इसका जो एक परिणाम है वो यहाँ इस तरीके से सामने आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हाल के समय में जो ये एक घटना घटी, इसके संदर्भ में और इससे संदर्भित जो अन्य घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में समझने की आवश्यकता है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अब ये समझें कि आखिर इससे निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, है ना। देखो, उपाय की यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये कि खुद राजस्थान सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि तनाव मुक्त वातावरण की जरूरत है ना, तनाव मुक्त वातावरण की जरूरत है। इसके साथ ही ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए, है ना, एक्शन प्लान बनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा ये जो बातें हैं ये राजस्थान सरकार के द्वारा की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022, है ना, ये भी अपनाया गया है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो रणनीति है, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद ये रणनीति अपनाई गई है। ये रणनीति नवंबर माह में ही अपनाई गई थी, बीते नवंबर माह, यह रणनीति बीते नवंबर माह में ही अपनाई गई है। और इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें पहली बात ये कही गई है
कि हम निगरानी तंत्र की व्यवस्था करेंगे, निगरानी तंत्र अगले 3 साल में। इसके अलावा मनोचिकित्सक ओपीडी की व्यवस्था जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से की जाएगी और ये अगले 5 साल में इसकी व्यवस्था की जाएगी, है ना। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक कुशलता कार्यक्रम, मानसिक कुशलता पाठ्यक्रम या फिर उसे हम कह सकते हैं करिकुलम, पाठ्यक्रम की व्यवस्था अगले 8 साल में की जाएगी, है ना। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही यदि स्ट्रेस झेल रहे हैं, तनाव झेल रहे हैं, परिवार में तनाव झेल रहे हैं बचपन से ही, तो फिर वो आगे कैसे वो इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूली स्तर पर भी मानसिक कुशलता को बहाल करने की कोशिश की जाए और परिवार के स्तर पर भी यह काउंसलिंग की जाए कि बच्चों के साथ में सही तरीके से बर्ताव किया जाए, उनके साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि उन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर असर पड़ता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ने भी, NHRC, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस मामले में, इस वर्तमान मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, ठीक है। और इसने भी कहा है कि जो भी इससे संदर्भित गतिविधियां हुई हैं, है ना, उसकी एक रिपोर्ट उस आयोग को सौंपी जाए, क्या इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ओके, अच्छा, यहां ध्यान रखना दोस्तों कि जब हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार ने आत्महत्या को गैर अपराधीकृत घोषित कर दिया है, गैर अपराधीकृत। पहले सुसाइड को एक क्राइम माना जाता था, है ना, सुसाइड इज अ क्राइम कहा जाता था, लेकिन अब सुसाइड को क्राइम नहीं माना जाता है, इसे गैर अपराधीकृत घोषित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके पुनर्वास की, उसके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाएगी, है ना। और यह व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो मई 2018 से, है ना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नियम 2017 के माध्यम से यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था की गई है। पहले आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत इसे क्रिमिनलाइज किया गया था, अपराधीकृत किया गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और अब इसे गैर अपराधीकृत कर दिया गया है। तो ये जो सेंसिटिव स्टेप्स हैं, ये भारत सरकार के द्वारा अपने स्तर पर उठाए गए हैं इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि जब हम कोटा में जो हाल में घटना घटी, इसको यदि हम देखें तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंपटीशन का जो समय है वो हमेशा टफ रहता है ना। चाहे आप किसी भी युग में रहे हों, किसी भी काल विशेष में आपने कंपटीशन को देखा हो या उसका सामना किया हो, है ना। प्रतिस्पर्धा हमेशा टफ होती है, वो समय और काल के हिसाब से वो बदलती रहती है, उसका नेचर बदलता रहता है। तो ऐसे में ये बच्चों को समझने की आवश्यकता है कि केवल एक बात पर हम टिके न रहें कि हम यदि डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है ना। क्योंकि आज के समय में यदि हम बात करें तो आज के समय में करियर बहुत सारे हैं, करियर के विकल्प बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि वर्तमान समय में करियर के बहुत विकल्प, है ना। और ये बात बच्चों को समझने की आवश्यकता है और साथ ही उनको समझाने की आवश्यकता है। उनको इस बात का विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि यदि कोई बच्चा
यदि डॉक्टर या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सफल नहीं हो पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया, है ना। क्योंकि आज के समय में करियर के कई सारे विकल्प हैं, तकनीकी स्तर पर भी और गैर तकनीकी स्तर पर भी। तो इसलिए उसमें उदासीपन लाने की आवश्यकता नहीं है, अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि भाई उनकी सही तरीके से काउंसलिंग की जाए, है ना। और साथ ही ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो बच्चे ये इस तरीके से मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए कहीं जाते हैं, तो वे मोटिवेशनल स्पीच से बहुत अधिक नहीं समझ पाएंगे, है ना। उनको लॉजिक के माध्यम से समझाने की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहाँ पर लॉजिकल वे होना चाहिए, है ना। 7वें नंबर पर मैं लिख देता हूं कि तार्किक उपचार होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस केवल किसी मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से, मोटिवेशनल कोट के माध्यम से उनको हम समझा दें और वो समझ जाएंगे, है ना। मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है, मस्तिष्क किस कारण से अवसाद में आता है और उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं मस्तिष्क में, ये समझने की आवश्यकता है और ये समझाने की आवश्यकता है। तब वो समझेंगे कि अच्छा हमें क्या कदम उठाना चाहिए और क्या कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो आज की चर्चा में हमने इन सभी पहलुओं की बात की, जो वर्तमान में स्थिति पनपी, उसके जो फैक्टर्स रहे उसके बारे में जिक्र किया, और इसके संदर्भ में क्या कुछ मेजर्स हैं, क्या कुछ उपाय अपनाए जा रहे हैं आत्महत्या की रोकथाम करने के लिए, और विशेषकर किशोरों में जो एक आत्महत्या की बीते समय में बढ़ी है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर हमने बातचीत की। आइए इसी चर्चा के आधार पर एक सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि हाल के समय में किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या कारण है और भारत ने आत्महत्या जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं, है ना। तो जो प्रवृत्ति बढ़ी है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर इनफैक्ट आप ये भी जिक्र कर सकते हैं कि कोविड-19 महामारी का जो दौर गुजरा है उससे पहले आत्महत्याएं की शिकायतें देखी गई थी, और कोविड-19 महामारी का जो दौर आया था उस समय बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में बच्चे अपने घर, अपने गांव, अपने शहर कस्बे चले गए थे। उस दौरान इसमें कमी आई थी और इसके बाद फिर से ऐसी टेंडेंसी देखी जा रही है। इसके पीछे का तो एक कारण यह भी आप नोट कर सकते हैं कि कोविड-19 काल के बाद मानसिक और शारीरिक ऊर्जा क्षमता का जो एक स्तर है उसमें कमी आई है, और इसके कारण उन्हें कई बार अवसाद की स्थिति से गुजरना पड़ता है ना। तो उसे भी आप इसमें इंगित कर सकते हैं। बाकी जो मैंने फैक्टर्स बताए वो तो मैंने जिक्र किया ही एक एक करके, और साथ ही जो आत्महत्या जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो भारत सरकार काम कर रही है, उसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं, है ना। साथ ही आप राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का भी जिक्र कर सकते हैं कि इसके माध्यम से भी भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है ना। और साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अलग अलग स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों में योग और मेडिटेशन यानी कि जो ध्यान की प्रक्रिया होती है, इसको अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ना। क्योंकि ये सब ऐसी गतिविधियां हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। किसी को यदि अवसाद है, यदि वो डिप्रेशन में जा रहा है, यदि उसको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, तो इन गतिविधियों के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से वह इस पर नियंत्रण पा सकता है। और जो किशोर बच्चे हैं, 14 से 18 साल के बच्चे हैं, जो दिन रात वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यदि इस तरीके से अभ्यास करवाया जाए तो निश्चित तौर पर उनमें जो एक स्ट्रेस की संभावना है, स्ट्रेस की स्थिति है, उसको कम किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सब बातें अपने स्तर पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का आप बेहतर तरीके से इस माध्यम से उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।